साथियों, किस तरीके से जो कार्यक्रम चल रहा है मैं आपको उस कार्यक्रम की झलक दिखाता हूँ। इस हाथरस के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और कार्यक्रम को आयोजित करने का जो उद्देश्य है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लोग जो कि यहाँ बैठे हुए हैं ये गवाह हैं कार्यक्रम के आयोजन में। ये आज अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम गाँव और क्षेत्र में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है बाबा साहब के प्रति, उनके शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति वो जागरूकता जो कि देश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। और ये जागरूकता समाज के अंदर होनी बहुत जरूरी है। इसी आयोजन में जो दूर दूर से लोग आए हैं और ये किस तरीके से इसको सजाया गया है आप देख सकते हैं। ये आयोजन के अंदर बच्चों के खेलने का स्थान, ये विचारणीय प्रश्न है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि काउंटर को कैसे काउंटर किया जाता है आप समझिए। जब 1970-75 के आसपास काशीराम साहब की राजनीति जन्म ले रही थी, जब 1980 के आसपास रामविलास पासवान बोल रहे थे, लालू यादव बोल रहे थे, शरद यादव बोल रहे थे, अजीत सिंह बोल रहे थे, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता मजबूती के साथ बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो या फिर कुर्सी खाली करो। और मंडल कमीशन किसके लिए था? पिछड़ों के लिए था ना। मंडल कमीशन किसके लिए था? पिछड़ों के लिए था। नारा लगा, क्या नारा लगा कि या तो मंडल कमीशन लागू करो या कुर्सी खाली करो। तो जब 1985 के आसपास ये नारा लगा तो जब एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एक मंच पर आने लगे, भाईचारा बनने लगा, रोटी का बेटी का व्यवहार होने लगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार होने लगा, तो फिर कुछ चतुर चंट चालाक चोटी वाले लोगों ने ये कहा कि इस एकाकी को तोड़ो। ये जो एचआरसी बन रही है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों में, इसको तोड़ो। तो कैसे तोड़ोगे? उसको तोड़ने के लिए, उसको खंड खंड करने के लिए क्या करा इन चतुर चालाक लोगों ने? जब बीपी सिंह की सरकार बनी, मंडल कमीशन लागू हुआ, 27% आरक्षण ओबीसी के लोगों को मिला, उसमें 5 लोगों की जान गई जिनमें 3 दलित समाज के थे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो जैसे ही मंडल और कमंडल की लड़ाई शुरू हुई तो कमंडल हारा। कमंडल यानी ये जितने आज की तारीख में भगवा झंडा फहरा करके राम मंदिर बनाने का जश्न, ये लोग हारे, कमंडल हारा, मंडल जीता। किसकी वजह से जीता? मंडल जीता, उसमें बीपी सिंह थे, उसमें काशीराम थे, उसमें मायावती थी, उसमें रामविलास पासवान थे, उसमें शरद यादव थे, उसमें लालू यादव थे, उसमें अजीत सिंह थे। तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोग एक मंच पर थे। तो ये 15% लोग हारे और 88% लोग जीते। जब मंडल हारा, मंडल जीता और कमंडल हारा, तो उन्होंने सोचा कि इसको कैसे तोड़ा जाए। मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, पीछे से लेकर जा रहा हूँ ताकि बच्चों के दिमाग में ये बात आ जाए कि बीमारी शुरू कहाँ से हुई। तब इनको लगा कि तोड़ना चाहिए। तब कहीं 1988 और 1987 के आसपास बड़े चतुर और चालाक लोगों ने कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे। और राम मंदिर के लिए कहा इन्होंने, रथ यात्रा निकाली गई, सारा काम हुआ, माहौल बनाया गया। और माहौल का असर ये हुआ कि जिन लोगों ने कमंडल को जिताया था, मंडल को जिताया था, कमंडल को हराया था, आज वो तमाम लोग उन कमंडल वालों के साथ बैठे और मंडल वाले खाली हाथ बैठे हैं। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखना इस बात को। बताइए मुझे अजीत सिंह साहब जो इस देश के अंदर 1992 में मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका बेटा कहाँ है? जयंत चौधरी। बताइए जरा, बीजेपी के साथ। रामविलास पासवान जो मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका बेटा कहाँ है? बीजेपी के साथ। और तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अगर मैं नाम गिनवाने लगूं, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की यानी आरएसएस, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो ये कहते हैं योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार। मैं कहता हूं कि नहीं, योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार नहीं, आरएसएस और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार। आरएसएस और बीजेपी के डबल इंजन की सरकार चल क्यों रही है? क्योंकि आज रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान कहता है कि मैं तो राम का भक्त हूँ और उसका बाप राम के कमंडल को हराने के लिए मंडल को जिताया, उसकी औलाद नालायक निकली।
जिस अजीत सिंह ने मंडल को जिताया, कमंडल को हराया, उसका बेटा राम की गोद में बैठा है। यानी दूसरी पीढ़ी के जो नेता आए, वो सबके सब नालायक निकले। और वर्तमान समय में मेरी खामोशी को समझना, मेरे शब्दों को समझना, अगर अम्बेडकरवाद हार रहा है तो वो इसलिए नहीं हार रहा कि राहुल नागपाल नालायक है। मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, पूरे देश में जा करके बोल रहा हूँ, मुकदमे भी करा रहा हूँ, मैं अपने ऊपर गालियां भी खा रहा हूँ। और जब मैं बोलता हूँ तो मेरे यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पर खाली भर भर के मुझे गालियां मिलती है कि राहुल नागपाल ने ये बोल दिया साहब 2 गाली, राहुल नागपाल ने वो बोल दिया 2 गाली। मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, आपकी गाली से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में अगर बीजेपी जीत रही है तो वो इसलिए जीत रही है, या आरएसएस अपने मकसद में कामयाब हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि उनका मकसद स्पष्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने राम मंदिर का या हिंदू राष्ट्र का एजेंडा छोड़ करके अम्बेडकरवाद का काम करें, तभी नहीं कहा उन्होंने। वो अपने एजेंडे पर मजबूती के साथ खड़े हैं। और हमारे वाले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारे वाले कह रहे हैं हमारी सरकार है तो परशुराम की 125 फुट ऊंची मूर्ति बनाएंगे। हमारे वाले कह रहे हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारे वालों ने समझौता किया, उन्होंने समझौता नहीं किया। और अम्बेडकरवाद में समझौता की राजनीति नहीं चलती, ये याद रखना मेरी बात ध्यान से। और एक बात, अपनी बात आपसे मैं यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि अगर वो जीत रहे हैं तो बीजेपी के वर्तमान समय में 2 प्रकार के समझौता है। पहला समझौता कौन सा है? पहला समझौता वो है जो दिख रहा है। एनडीए गठबंधन में कौन कौन? चलिए साहब, जयंत चला गया, दिख रहा है ना, चला गया। रामविलास पासवान का लड़का चला गया, दिख रहा ना, चला गया। और चले गए, नीतीश कुमार चले गए, दिख रहे ना, चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हैं तो बीजेपी के साथ, लेकिन दिख नहीं रहे किसके साथ है। ताली बजाओ यहाँ। और ये कौन से हैं? ये हमारे वाले हैं, ये अखिलेश यादव है, ये मायावती है। मैं नाम लेके करूँ आपको बुरी लगेगी मेरी बात। अगर आज की तारीख में इस देश के अंदर और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर अम्बेडकरवाद कमजोर हो रहा हो, पूरे देश के अंदर हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हो, हमारे बच्चों की शियार खराब की जा रही हो, हमारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में बेरोजगार घूम रहे हो, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जरा बताओ मुझे। एक समय था, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले, ये तमाम लोग बैठे सीनियर साथी, और आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जो 1 लाख 2 लाख रुपए महीने की नौकरी करते होंगे। हैं बहुत सारे लोग जिनकी तनख्वाह 2 लाख होगी। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी तनख्वाह 5 लाख थी, जिनकी तनख्वाह 3 लाख थी, यानी 10,000 रुपए पर डे। चमार के घर में पैदा होने के बाद में भूख और गरीबी से लड़ते हुए माँ ने दूसरों के खेतों में नौकरी की, बेटा पढ़ाया, दिल्ली गया, नौकरी लगा, और आज वो 3 लाख रुपए महीना की नौकरी करता है बाबा साहब के आरक्षण की वजह से। और उसका बेटा एमटेक बीटेक करने के बाद में 10,000 की नौकरी ढूंढ रहा है। ये शर्म की बात है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हमारे नालायक नेता जिम्मेदार हैं। क्योंकि वो लोग, वो नेता वो नहीं बचा पाए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे करके गए थे। हमारे नेता क्या बचा रहे हैं? जिन नेताओं को फूले अम्बेडकरी आंदोलन बचाना था, जिन नेताओं के कंधों पर हमने और आपने जिम्मेदारी दी थी कि जाओ राजनीति के रण में या सामाजिक क्षेत्र में आप फूले अम्बेडकरी आंदोलन की रक्षा करना, वो नेता क्या कर रहे हैं? वो नेता खुद को, अपने परिवार को, अपने पैसे को बचाने का काम कर रहे हैं, वो आपको बचाने का काम नहीं कर रहे। ये ध्यान रखना मेरी बात। ये बात जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं भाई साहब आप तो खिलाफ बोलते हो। मैं कहता, मैं एक आदमी की वकालत नहीं करता। जिस काशीराम ने 10-10 रुपए इकट्ठा करके दिल्ली में पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय बनाया, उस राष्ट्रीय कार्यालय को तोड़ करके अगर किसी बहन का भाई होटल बना करके बिजनेस करता हो तो राहुल नागपाल को बोलना पड़ेगा उसके बाप का नहीं है, समाज में 10-10 रुपए दिए थे। ये खामोशी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ये खामोशी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तुम्हारे पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, तुम्हारे भैया भतीजों के पास लाखों करोड़ की संपत्ति, और मेरे बच्चों, मेरे समाज के बदन पर फटा निककर एमटेक बीटेक करने के बाद में मेरे समाज का बच्चा बेकार घूमता है, तो फिर राहुल नागपाल को बोलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे एमपी एमएलए नहीं बनना है, मुझे ऐसे ही बोलना है और पूरे देश में बोलना है। ये लड़ाई है। क्योंकि एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, आपकी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। एक जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो सारे लोग, सारे जानवर भाग गए। तो छोटे छोटे जानवर, मतलब चिरोटे, एक दूर पेड़ की ऊंचाई पर बात कर रहे थे आपस में। एक चिड़िया और एक कौवा। कौवा कह रहा था कि देख जंगल जल रहा है। तो चिड़िया कह रही थी हाँ देख तो मैं भी नहीं हूं, देख तू भी रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो चिड़िया ने कहा कि मैं
ये चाहती हूँ कि मैं जो बराबर में तालाब है आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां से चोंच में पानी भर के लाऊं और इस पर डालूं ताकि ये आग बुझ सके। तो कौवा हंसा और कहने लगा, तू पागल हो गई है चिड़िया, तेरे चोंच भर पानी से कहीं आग बुझ जाएगी। चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है मेरे चोंच भर पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन 100 साल 10 साल 20 साल 30 साल के बाद में जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम इतना जरूर लिखा जाएगा कि एक चिड़िया थी कि जिससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो चोंच भर पानी ला करके इस जंगल की आग को बुझाना चाह रही थी और कुछ लोग थे जो तमाशा देख रहे थे। तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जब पूरे देश में घूम करके घर जाता हूँ, आईने के सामने खड़े होकर के इतना कहता हूँ कि 100 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद जब मैं नहीं रहूंगा दुनिया में, और जो आज मैं बोल रहा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये YouTube पर जाएगा, ये डिजिटल हिस्ट्री बन रही है, और 100 साल के बाद जब इसको वीडियो को देखेगा तो इतना जरूर कहेगा कि जब मिशन मूवमेंट बर्बाद हो रहा था तो एक राहुल नागपाल था जो चीख चीख करके कह रहा था मूवमेंट बर्बाद हो रहा है और इस बर्बादी के लिए हमारे नेता जिम्मेदार हैं, और मैं गाली खा रहा था, तो तब कहेंगे यार वो लड़का ठीक कह रहा है। मेरी बात आज समझ में नहीं आएगी, मेरी बात आज समझ में नहीं आएगी, हो सकता है थोड़े दिन के बाद समझ में आए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तमाम पार्टी के नेताओं से मिलता हूँ, तमाम पार्टी के बड़े नेता मेरे संपर्क में मुझे फोन करते हैं। अभी हाल ही में एक किताब का प्रमोशन हुआ, मोदी जी ने एक किताब लिखी, मोदी एंड अम्बेडकर, उसका इन्विटेशन मेरे पास आया, राष्ट्रपति जी ने उस किताब को विमोचन किया, तो मेरे पास में इन्विटेशन आया। मैंने कहा यार मैं बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। उसके कुछ दिन के बाद में उसका हिंदी वर्जन आया, और जब हिंदी वर्जन आया तो फिर मेरे पास में मनोज तिवारी जो सांसद भोजपुरी फिल्म स्टार है, हमारे दोस्त भी हैं, वो उनके पीए ने चौबे ने मुझे फोन किया कि भैया वो बाबा साहब की किताब का हिंदी वर्जन आ रहा है, आप कम से कम अब तो आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा, आप इतनी कह रहे हो तो, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? मैंने कहा उस मंच पर बीजेपी का झंडा, बीजेपी का डंडा और बीजेपी की बात नहीं होनी चाहिए तो मैं आ जाऊंगा। उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने वैसा ही किया। ये ताकत होनी चाहिए कहने की, इन शर्तों को बुलाओगे तो आऊंगा। हमारा आदमी तो नाक के बल रगड़ के चला जाता है कि सांसद जी ने फोन खिंचाए, फोटो ही खिंच जाए। वो सांसद हमारे साथ कहते हैं राहुल नागपाल के साथ फोटो खिंच जाए। हम 100 सांसदों से आज भी पढ़े, ईमानदारी है, क्योंकि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। मैंने कहा वहां पे मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गया, मनोज तिवारी ने खड़े होकर कह रहे मेरे छोटा भाई आ जाइए, पूरा सम्मान हुआ। मनोज तिवारी जी ने अपनी बात रखी, वो वीडियो यूट्यूब पर बड़ा सारे लोग जाकर के देखना, हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए एक सच्चा अम्बेडकरवादी होने के लिए। मैं तो कहता हूँ मैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बिगड़ी हुई संतान हूँ, बिगड़ा हुआ चेला हूँ। जैसा आज था वैसा ही 20 साल पहले था और वैसा ही 20 साल बाद। लेकिन मैं कहने कहा, मैं कहा तिवारी जी जब तुम्हारे बाप और दादा के हाथ में कलम थी, मैंने कहा कि तिवारी जी सांसद जी जब तुम्हारे बाप और दादा के हाथ में कलम थी तो तुमने लिखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, राजपूत, इस देश के लोगों को हजारों जातियों में बांट दिया क्योंकि तुम्हें श्रेष्ठ होना था। लेकिन जब मेरे बाप के हाथ में कलम आई तो उसने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। मैंने अपनी बात कही, उसके बाद में वो वीडियो, वो फोटो हमारे ट्विटर अकाउंट पर गए तो हमारे समाज के लोगों ने मुझे 2 लाख गालियां दी। वीडियो नहीं देखा, गालियां दी। करे राहुल नागपाल तो बीजेपी के सांसद के साथ बैठा था। अरे भाई इसमें कौन सी बात हो गई? हमारे नाम इतने मतलब बिल्कुल है, लट लेके बैठे राहुल नागपाल, जहां मिल जा पेल दो। अरे भाई मिल जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यही समाज में रहता हूँ, लेकिन पहले बता तो दो। और आज मैंने देखा मेरे ऑफिस से मुझे हमारे आकाश ने बताया, लड़के ने, बोले भैया बहुजन समाज पार्टी के जो उनका पोर्टल है उस पर आपके बारे में लिखा गया है कि राहुल नागपाल दलाल है। तो मैंने कहा अगर इतनी बड़ी पार्टी मुझसे कह रही है कि मैं दलाल हूँ तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं मेरे चरित्र में गलती रही होगी, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। लेकिन सच्चाई यही है कि हम जब तक जिंदा हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कमी अपने वालों में है, उनकी भी झाड़ सफाई करते रहेंगे और दूसरे वालों से भी लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ आप लोगों से, ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन बर्बाद हो रहा है ना, और समाज की जो दुर्दशा हो रही है, इसके लिए बीजेपी और RSS वाले कम जिम्मेदार हैं, हमारे वालों की खामोशी ज्यादा जिम्मेदार है। ये बात याद रखते हैं, हमारे वालों की खामोशी ज्यादा जिम्मेदार है। लोग कहते हैं मैं केजरीवाल से मिलूं, साहब तो आम आदमी पार्टी का हो गया। अभी राहुल गांधी से मिलने चले गए तो कांग्रेस का हो गया। पिछले दिनों बहन जी से मिल गया, बहन जी ने ट्वीट कर दिया कि राहुल नागपाल का बसपा में स्वागत है, तो सब लोग खुश हो गए। अरे भाई मैं एक्टिविस्ट हूँ, मेरा काम एजेंडा सेट करना है।